हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज शुरू करने वाले हैं हम आपका नया चैप्टर स्टाफिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, येट काफी इजी चैप्टर है। बच्चों को ऐसे लगता है कि मैम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सब टॉपिक्स है, तो मैम बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा क्या? लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और बच्चे भी ये फील करते हैं जब वो पढ़ने लग जाते हैं, जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, कि ये चैप्टर बाकी के आपके जितने भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़े सबसे उनमें से सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि इसको आप इजीली समझ पाते हो। ठीक है, स्टाफिंग जो है ये ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो स्टाफ होता है, जो वर्कर्स होते हैं। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में, एक एंटरप्राइज में, बिजनेस में कोई लोग जो काम करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन होते हैं, जो काम करते हैं, उनके रिलेटेड ये चैप्टर है। तो हम भी एक ह्यूमन है, ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ओके, ऐसी चीज होती है, वैसे चीज होती है। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो आप भी एक्सपीरियंस करोगे जब आप कहीं ना कहीं आप कैंपस रिक्रूटमेंट होगा या कहीं जॉब पे जाओगे या कोई भी जगह से आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे या कोई जॉब करोगे, ठीक है, तब आप भी इन चीजों को रिलेट करोगे। इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है वो बच्चे रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं जल्दी, और इसीलिए ये इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर ध्यान दो। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा तब आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो यही क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वही आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इतना अच्छा मैं आपको करा के दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन लेके मत बैठो, फ्री रिलैक्स माइंड से बैठो कि ये आपका चैप्टर आज कवर हो जाने वाला है। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। इसका हम वन शॉट वीडियो भी लेके आएंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो लेके आएंगे। हम सब कुछ कवर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, फुल डिटेल वीडियो भी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज वन शॉट भी कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ भी कमी ना पड़े रिसोर्सेज की, मटेरियल की, आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, आपको बस बैठना है और पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना कोई देरी किए। सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। ठीक है, पहले ही हमें क्लियर हो जाए आइडिया कि ये हम कवर करने वाले हैं चैप्टर में, और इतना ही आएगा, इससे बाहर इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, केस स्टडी सब इसी में से आता है, एमसीक्यू भी सब कुछ इसी में से आता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का खासियत है कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता, वही के वही सब कुछ घुमा के पूछा जाता है। तो यही टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है, सारे इजी है, सारे सिंपल है। आपको ज्यादा कुछ, आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप खुद लिखोगे बैठ के, मेरे सामने बैठ के लिखोगे। ठीक है, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं ओवरव्यू के साथ। सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो हम उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन वही होगा, पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक बोल लो आप, जो भी आपको बोलना है, तो यही होगा कि मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब क्या, उसका डेफिनेशन करेंगे हम लोग, एग्जांपल से समझेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग, तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आ सकता है। इनडायरेक्ट आने का ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसको घुमा के ऐसे बोला जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, कि व्हाई दिस इज बेनिफिशियल, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ तो घुमा के स्टेटमेंट आएगा कि आपको उसके इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स जो भी है वो बताने हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरो क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, आपको पता होगा, जो वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो बार बार रिपीटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, उसको हम चैप्टर का हीरो क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का हीरो क्वेश्चन है कि जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो आता ही एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन हम कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हेडर्स आप मेमोराइज कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको कभी भी नहीं आएगी पेपर लिखते हो, कि मेरी गारंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिर रिक्रूटमेंट, काफी इजी कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, उसको काम पे ले लेते हैं। ठीक है, उसको ज्वाइन कराते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे रिक्रूट कराते हैं, तो उसमें इंटरनल सोर्स भी होता है, एक्सटर्नल भी सोर्स होता है। ये हम डिटेल में करेंगे। इंटरनल मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ठीक है, वही प्रोसेस होते हैं। और एक्सटर्नल मतलब बाहर से रिक्रूटमेंट जब होती है, बाहर से कोई एम्प्लॉयज को हम लोग हमारे एम्प्लॉय में जॉब, हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में जॉब देते हैं,
उसको एक्सटर्नल सोर्स कहेंगे। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देखेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हम लोग कैसे ट्रेन करते हैं और स्किल्स को एनहांस करते हैं हमारे एम्प्लॉयज के, और उनका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए हम लोग उनको ट्रेन करते रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेनिंग ली जाती है, ऑडिटिंग वगैरह होती है, ताकि हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो, ठीक है। कि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो और स्किल्ड हो जाता है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इनपुट देता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी और बेटर परफॉर्म करे और बेटर टारगेट्स अचीव करे, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम उसमें। ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड, दो मेथड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल चाहिए होता है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है हम उसको और परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हैं कि इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको कुछ ना कुछ हम बेनिफिट्स दे, ठीक है, कुछ ना कुछ हम मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी जो भी बेनिफिट्स दे, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है कंपनसेशन, क्या है, फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में। आपको लग रहा होगा मैम 9 कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, हम लोग शॉर्ट में कम वर्ड्स में कवर करेंगे, लेकिन कीवर्ड्स के साथ कवर करेंगे और हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। जब आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो तो आपको बहुत सारी चीजें इधर ध्यान में रखने की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद से आपके ध्यान में रहती है, ठीक है। आपको बाय हार्ट करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। शुरू करते हैं, आप फटाफट से इस ओवरव्यू को नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास भी होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या आने वाला होता है, क्या क्या सब टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग से क्वेश्चन आंसर्स बनाने की जरूरत नहीं, आप यही क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा क्वेश्चन में लिखती हूँ ताकि देखो यही 9 मेजर क्वेश्चन है, इसी 9 मेजर क्वेश्चन में से घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो पैटर्न वाइज जो आपका सीबीएसई का पैटर्न है उसके वाइज असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, केस स्टडीज, ये सारी चीजें भी आती है, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर से आती है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्वेश्चन वाइज देखती हूँ कि ये 9 क्वेश्चन आपने मेजरली कवर कर लिए, इसको बाय हार्ट कर लिया, इसको समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लाई है, हेडर्स लर्न किए, ठीक है, खुद से कोशिश की बनाने के आंसर्स, तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से बना पाओगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई देरी किए। ओके क्लास तो कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपको बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत कम है। आपके लिए कीवर्ड्स लेके आए हैं हम लोग कि आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स हमें ये पर्टिकुलर आंसर में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, सिंपलेस्ट वर्ड्स में लिखे हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि स्टाफिंग क्या होता है, क्या मीनिंग है स्टाफिंग का, क्या मतलब है, वो देखते हैं। Staffing is the process of filling and keeping the filled roles in an organization with qualified and competent people. तो staffing क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि पर्टिकुलर हम एम्प्लॉयज को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिल करें, मतलब ले, ठीक है, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में, हमारे फॉर्म में, कंपनी में काम कर सके। एंड कीपिंग फील्ड, और हमेशा फील्ड रखे, ठीक है। एक पर्टिकुलर जॉब रोल है, उस जॉब को करने के लिए, वो काम को करने के लिए हमें उस एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, उस वर्कर की, उस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो उसको एक तो हम फिल करेंगे, ठीक है, और फिर फिल करने के बाद रखेंगे। रखेंगे मतलब क्या है कि कोई ना कोई उस पोजीशन पे बना रहेगा, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है अभी वो छोड़ के चला जाता है या कुछ भी XYZ रीजन की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो कोई और मेंबर उस जगह पे आना चाहिए क्योंकि वो काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उस जॉब रोल पे, उस पोजीशन पे कोई ना कोई एम्प्लॉय, कोई ना कोई स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। तो फिलिंग, प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ, कैसा होना चाहिए वो एम्प्लॉय, क्वालिफाइड होना चाहिए जो भी पर्टिकुलर पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद मास्टर्स करते हो, तो मास्टर्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर किया जाता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका मार्केटिंग होगा, तो फिर बहुत वो पोजीशन पे सूटेबल होगा, क्योंकि जो हमारी पोजीशन है मार्केटिंग की है, तो वहां पे मार्केटिंग का ही इंसान चाहिए जिसने वो पढ़ा हुआ होगा, जिसको नॉलेज होगा, या फिर जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड में पहले काम कर चुका है, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आप जब जॉब करने जाओगे या अपना बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है, कोई भी केस हो सकता है, तो आप भी देखोगे कि एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि
समझो 2 साल का है, 4 साल का है, 8 साल का, कि आपने वो 8 साल काम किया हुआ है, आपको पता है कि ये काम कैसे किया जाता है, क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है, कैसे कितने ड्यूरेशन में काम को खत्म करना होता है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी होती है, सारी चीजें आपको पता होती है, तो आप उस रोल के लिए फिट हो। ठीक है, तो इसीलिए इंसान क्वालिफाइड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उसको सब कुछ आता होना चाहिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, उसको उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें उतना पोटेंशियल होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी क्वालिटीज उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में, स्टाफ में होना चाहिए, तभी ही हम उसको जॉब के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जब हम सिलेक्शन का प्रोसीजर देखते हैं तो बहुत सारे इंटरव्यूज के राउंड्स वगैरह होते हैं, ताकि हम टेस्ट कर सके वो एम्प्लॉयज को, कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, कि ये पर्टिकुलर जॉब के लिए ये पर्टिकुलर इंसान जो इंडिविजुअल जो आया हुआ है इंटरव्यू देने के लिए, वो सूटेबल है कि नहीं, ये कर पाएगा कि नहीं, ये कर पाएगी कि नहीं ये काम। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरव्यूज के राउंड होते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज पीपल कीप ज्वाइनिंग एंड लीविंग। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस होता है। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स होते हैं ना, एचआर जिसको हम बोलते हैं। एचआर क्या करता है, यही काम करता है कि जो पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस होते हैं बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग, उसके लिए किसी ना किसी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, उसके बेनिफिट्स पे काम करता है, उसको कुछ इशू है क्या वो देखता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट के बाहर जा रहे हैं हम लोग, वो नहीं, मैं आपको बस एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसे होता है। रियल वर्ल्ड का जब मैं एग्जांपल बताती हूँ तो बच्चे समझ पाते हैं ज्यादा जल्दी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये जो प्रोसेस होता है स्टाफिंग का वो कंटिन्यूस होता है, मतलब कोई ना कोई जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसके कोई भी रीजन की वजह से वो कल को छोड़ भी सकता है। ठीक है, कोई भी कहाँ पे कितने टाइम तक काम करेगा ये हम कोई भी फिक्स नहीं बता सकते। ठीक है, आपके पापा कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, कल को उनको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो वो छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ठीक है, बेटर अवेलेबल हो रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करेंगे। ठीक है, तो अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनके पोजीशन पे, उनके जगह पे किसी और को इलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, और उस पोजीशन पे उसको काम पे रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है और ये ऑनगोइंग होता है। लोग ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं, अगर कोई छोड़ रहा है तो उसकी जगह पे किसी और को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, यही वो हमको बता रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है, स्कूल प्रिंसिपल ऑलवेज नीड टू एंश्योर इनफ टीचर्स आर अवेलेबल फॉर ईच सब्जेक्ट। तो जैसे आपके स्कूल प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ले लो, हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने आपके सेक्शंस है, उस हिसाब से आपके स्कूल में टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का काम होता है ध्यान रखना, चेक करना कि हमारे पर्टिकुलर स्कूल में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, हर सेक्शन के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए टीचर है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमें अवेलेबल करानी है टीचर। ठीक है, जो अच्छा पढ़ा सके बच्चों को, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, स्टाफिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी, बेसिक बेसिक समझ गया होगा कि क्या मतलब है। धीरे धीरे हम आगे की चीजें करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें है, काफी इजी चीजें है, कॉन्सेप्ट को समझ लो, हेडर्स को लर्न करो, आप खुद अंदर का कंटेंट लिखोगे, ये मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बने रहो हमारे साथ, हम आगे की भी चीजें पढ़ेंगे। ये हेडर्स को लिख लो, कीवर्ड्स हम आपके लिए लेके आए, वो भी आप साथ में लिखते रहो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग। फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट परफॉर्मेंस, राइट पर्सन एट राइट जॉब क्रिएट हायर प्रोडक्टिविटी, हायरिंग ट्रेन्ड पायलट्स फॉर एयरलाइंस इंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, राइट पर्सन एट राइट जॉब। ठीक है, तो सही इंसान सही काम में लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे मार्केटिंग का काम है, तो मार्केटिंग पढ़ा हुआ इंसान ही आना चाहिए। मार्केटिंग में जिसके पास स्किल्स है, जिसको नॉलेज है, जिसको पता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही वो काम करना चाहिए, तो ही एफिशिएंटली वो काम कर पाएगा और अच्छे आउटपुट आपको लाके दिखा पाएगा, अच्छे रिजल्ट दिखा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, देखो वही लिखा है, राइट पर्सन एट राइट जॉब क्रिएट्स हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो लाके दिखाता है, अच्छे रिजल्ट्स लाके दिखाता है। एग्जांपल में लिखा है कि हायरिंग ट्रेन्ड पायलट फॉर एयरलाइंस इंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो ट्रेन पायलट अगर हम हायर करते हैं, कोई भी एयरलाइंस हायर करता है, तो वो हमें सेफ्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करता है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा ट्रेंड है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको अच्छी प्रैक्टिस है, उसके वजह से वो हमेशा सेफली प्लेन को उड़ाएगा। ठीक है, और हमें बहुत एफिशिएंटली काम करेगा, अच्छा काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल भी कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है और ट्रेन है, एक्सपीरियंस्ड है।
समझ रहे हो? तो जितना बेटर स्किल्ड एम्प्लॉय होता है उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदा होता है और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए भी फायदा होता है, बेनिफिट होता है कि वो उसका जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू की हम बात करते हैं, वो इंक्रीज होती है, ठीक है, उसको हाइक मिलती रहती है क्योंकि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत क्वालिफाइड है, ठीक है, तो इसको हम हायर करते हैं। ये जो मांगेगा जो भी सैलरी हम वो उसको देंगे क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है, वो हमारे बिजनेस में उतनी वैल्यू लेके आएगा। इसलिए पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, जो इंसान है, इंडिविजुअल है, उसके लिए भी फायदा होता है जब वो बहुत अच्छा स्किल्ड इंडिविजुअल बनता है जो भी वो काम कर रहा है उसमें, और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा कि उनको पता है कि इस एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, ठीक है। फिर है efficient use of technology. Skilled staff can use modern tools. Hospitals need trained doctors and technicians for machines. तो यहाँ पे क्या बताया, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी आप ये देख रहे हो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है हर एक सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग टेक ही यूज करते हैं हर एक चीज में, और अभी जो आने वाला फ्यूचर भी हम देख रहे हैं वो ज्यादातर टेक के वजह से, या हमारे सारे काम में टेक इन्वॉल्व होगा, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, एडवांस चीजें आ रही है, तो हर एक इंडिविजुअल को टेक्निकल जो नॉलेज है वो होना चाहिए, ठीक है। तो लोग ऐसे इंडिविजुअल को हायर करते हैं जिनके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, स्किल्ड है जो हर एक चीज में, ठीक है, वैसे लोगों को हायर किया जाता है। क्यों? ताकि जो है मॉडर्न टूल्स को वो चला सके, ठीक है, उनमें उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो मॉडर्न टूल्स को चला सके, इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास अच्छा नॉलेज है, स्किल है, टेक्निकल चीजों को लेके भी, टेक्नोलॉजी को लेके भी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि एक हॉस्पिटल में ट्रेन स्टाफ होना चाहिए और डॉक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारे जो मशीन रिलेटेड चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, उनको भी हैंडल कर सके। अभी आप हॉस्पिटल्स में अगर जाते हो बड़े बड़े, तो बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, जो मशीन को यूज करके उसको ऑपरेट करके पर्टिकुलर काम, मतलब जो भी है पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है ना, पेशेंट को बचाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सारी मशीन्स को नए नए यूज करके, क्योंकि अभी हर एक हॉस्पिटल में एडवांस मशीन आए हैं, ठीक है, ताकि जल्दी इलाज हो सके, जल्दी ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सके, ठीक है, कुछ भी दिक्कत ना हो। जितने अच्छे टेक्निकल चीजें आएंगी मार्केट में, हॉस्पिटल्स में, उतना बेटर हम देखेंगे रिजल्ट्स हर एक चीज में, सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं है, हर एक चीज में, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में उतने पर्टिकुलर डॉक्टर्स को तो साइंटिफिक नॉलेज होता है, ठीक है, जो उतना उन्होंने पढ़ा है, साइंस रिलेटेड चीजें जो भी उनकी पढ़ाई थी, जो भी स्पेशलाइजेशन है वो डॉक्टर का, वो तो उसमें तो उनको नॉलेज होगा ही, वो तो मस्ट है, लेकिन उसके साथ उनको ये टेक्निकल चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि मशीन को कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो ही वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो टेक्निकल स्किल्स भी एक एम्प्लॉय में होने चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, और आप ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हो साथ में, ताकि और बेटर दिखे आपका पेपर, और टीचर को देखते ही समझ में आ जाए कि नहीं यार ये बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्योंकि इसने एग्जांपल से लिखा है, मतलब इसको क्लियर है सब कुछ, तो ये वो फटाफट एग्जांपल देके आपको मार्क्स दे देगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर क्या पॉइंट है, मोटिवेशन एंड ग्रोथ, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बूस्ट मोरल। तो देखो हर एक एम्प्लॉय को ना, ठीक है, आप हो, मैं हूँ, आपके पेरेंट्स है, ठीक है, आपकी गार्डियंस है ना, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कोई भी इंसान हो, जब वो कहीं पे भी काम करता है, जब उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो वो और बेटर परफॉर्म करता है और अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। जब उसको कोई प्रेज करता है ना, उसको अप्रेजल मिलता है ना, उसको बस एक बार कोई जाके बोलता है यार तूने तो ये बहुत अच्छा कर लिया यार, बहुत सही कर लिया यार, ऐसा तो मैं भी नहीं कर पाता, क्या स्किल्स है तेरे पास, क्या टैलेंट है तेरे पास यार, तू ये कर, तू और बेटर कर सकता है, तेरे में बहुत पोटेंशियल है, ऐसा जब आपको कोई आके बोलता है ना, किसी को भी कोई जाके बोलता है ना, तो वो इंसान का जो अंदर का जो क्या बोलते हैं, एक जो वाइब होती है ना, वो और बेटर हो जाती है, उसको ऐसे लगता है नहीं यार मैं खुद में इतनी मेरी तारीफ की, मतलब मैं सच्ची में मेरे में कुछ तो है और मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये जो बात है ना, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल चीज है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमेशा हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना, उनको हमेशा अप्रेज करते रहना, ठीक है, उनके काम की तारीफ करना, ठीक है, झूठी झूठी तारीफ नहीं, एक्चुअल में उनको मोटिवेट करके वो अच्छा काम करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, तो उतना उनको
अप्रेजल, बेनिफिट्स, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, हर चीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी ही वो खुद भी ग्रो करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी हमें हेल्प करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम उसको हमेशा मोटिवेट करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, हर एक चीज में प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि उनका जो मोरल है वो बूस्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही कर रहे हैं कि रेगुलर ट्रेनिंग की वजह से उनके जो स्किल्स है वो और एनहांस होते हैं, वो अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छा काम करने की वजह से वो खुद का भी परफॉर्मेंस एकदम उसका भी ग्राफ बढ़ा देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स का भी ग्राफ बढ़ा देते हैं, अच्छे रिजल्ट, अच्छा आउटपुट्स लेके आते हैं। और फिर उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है कि वो समझो कोई सुपरवाइजर है तो उसको मैनेजर बना दिया, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना दिया, तो उनको और ऐसे लगता है कि नहीं यार मैं और अच्छा काम करूंगा तो मुझे और हायर पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। तो उसके वजह से उनका जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है, वो और बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेन्ड एंड सैटिस्फाइड एम्प्लॉइज वर्क एफिशिएंटली एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन मार्केट एंड ग्रो। तो इसीलिए क्या जरूरत है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने की, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज में, क्यों ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, है ना, क्यों डेवलप कर रहे हैं उनको अगर उनको ये ऐसे भी सोच सकते हैं इसको मैं डेवलप करूंगा, ट्रेन करूंगा, कल को छोड़ के जाएगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं सोचती, ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ट्रेन कराती है, उसके स्किल को एनहांस कराती है, डेवलप कराती है, क्योंकि उनको पता है कि जितना अच्छा एम्प्लॉय मेरा होगा, जितना स्किल्ड होगा, जितना नॉलेजेबल होगा, उतना अच्छा वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अपने काम से, अपने परफॉर्मेंस से, और हमारे कंपनी का भी परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा, एनहांस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है ना, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है एम्प्लॉइज के, ताकि वो अच्छा और बेटर बन सके एम्प्लॉइज हर एक एस्पेक्ट से, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी सर्वाइवल में भी हेल्प करे और ग्रोथ में भी हेल्प करे, ठीक है, एक्सपांशन में हेल्प करे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर फ्यूचर मैनेजर्स अवेलेबल थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फ्यूचर मैनेजर्स अवेलेबल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब उनको आज आप ट्रेनिंग दोगे, जैसे मैंने बताया कि सुपरवाइजर जो है वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनेगा। क्यों बनेगा? वो ऐसे ही बनेगा क्या बहुत साल काम कर रहा है इसलिए उसको बना दिया? नहीं, बहुत साल काम कर रहे हैं, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अभी उसको पता है, वो इजीली काम हैंडल कर सकता है, इजीली मैनेज कर सकता है, ठीक है। वो एनॉय नहीं होगा जल्दी कोई भी सिचुएशन में, सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेगा, क्योंकि उसको नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस है बहुत साल का, उसके पास बहुत सारे स्किल्स है अभी, क्योंकि उसने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है, उसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, स्किल्स है, उसके पास अच्छा पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ है। इसके वजह से हम उसको क्या करेंगे और प्रमोट करेंगे, प्रमोट करने की वजह से मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर और कोई भी पर्टिकुलर हेड बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं फ्यूचर मैनेजर अवेलेबल। तो अगर हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे तो हमें हमारे फ्यूचर मैनेजर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर है हेल्प्स मैनेजर्स रिड्यूसेस ओवरलोड बाय प्रोवाइडिंग कैपेबल सबऑर्डिनेट्स। तो देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। एक पर्टिकुलर इंसान सारे काम नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर इंसान हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए एक इंसान के ऊपर हम लोड नहीं डाल सकते, इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, सबको ट्रेनिंग दी जाती है, सबके स्किल्स एनहांस किए जाते हैं, ताकि सब एक दूसरे को हेल्प करके अच्छा काम बना सके और किसी एक इंसान पे, एक मैनेजर पे लोड ना आए, ठीक है। फिर है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग हमारे जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हीरो क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू करेंगे, देखेंगे क्या है। तो प्रोसेस है, ऑब्वियसली प्रोसेस होता है तो एक स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजी होती है, वही फॉलो करनी होती है। ये आंसर में आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, ये आंसर में आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो। ये आपको 1 2 जैसे 1 2 3 हम लिखते हैं वैसे स्टेप 1 स्टेप 2 हमें स्टेप वाइज ही लिखना है। अगर आप उल्टा पुल्टा लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है वो पहले लिखोगे, फिर क्या करना है, ऐसे लाइन वाइज आपको लिखना है, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। एबीसीडी देखिए ना, आपने एबीसीडी लिखते हो तो आप कभी पहले सी लिखते हो क्या, पहले डी लिखते हो, पहले ए लिखते हो, ठीक है, वो एक ऑर्डर होता है। तो उसी ऑर्डर में हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप उनको ऊपर नीचे, अगर आप ये पॉइंट ऊपर लिख देते हो, ये पॉइंट नीचे लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाले आंसर में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप पढ़ते हुए समझ जाओगे कि क्यों ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले लिखा है स्टेप 1, प्लानिंग प्रोसेस का 1 स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स।
हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन व्हाट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में एक पर्टिकुलर जगह खाली हो गई है, अभी उसके लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, अभी कितने एम्प्लॉय चाहिए वो पहले बताएंगे। हाउ मेनी एम्प्लॉयज, एक जगह खाली हुई है क्या या 4 जगह खाली हुई है, कहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, वो हम पहले देखेंगे। फिर उसके बाद व्हाट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, वो पोजीशन को भरने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, समझो बॉटम लेवल का एम्प्लॉय चाहिए, स्टाफ चाहिए, वर्कर चाहिए, तो सेमी स्किल्ड होगा तो भी चलेगा, ज्यादा उसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो वैसे भी केसेस होते हैं मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल पे मैनेजर चाहिए, तो जितने हायर लेवल होते हैं उतना ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्यादा स्किल्स चाहिए, ज्यादा कैपेबल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, जो टॉप लेवल पे अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं किसी को, तो उसके पास 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो उस जगह पे कैपेबल होगा उस जगह को फिल करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से पोजीशन पे, और फिर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पोजीशन को भरने के लिए, क्या स्किल्स, क्या हमें जरूरत है, क्या चीजों की, वो हम ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, डन बाय वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफ्लो एनालिसिस। तो वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है कि कितना काम है हमारे पास और कितने एम्प्लॉय की जरूरत है। ठीक है, तो काम के हिसाब से हम एम्प्लॉयज को रखते हैं। आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि काम आपका 10% का काम है और एम्प्लॉयज हमारे 80%, ऐसा कभी नहीं होता। काम 80% होता है और एम्प्लॉयज 50% होता है। ठीक है, और वो 50% एम्प्लॉयज ही 80% काम करते हैं, ऐसा ही होता है। यही रेशो आप पकड़ के चलिए, आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं। ठीक है, परसेंटेज वाइज कि कैसे होता है। तो हमेशा हम वर्कलोड कितना है उस हिसाब से हम एम्प्लॉयज को रखते हैं, वर्कफ्लो कैसा है उसको हम एनालाइज करते हैं, और फिर हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो क्या है, कंपनी ओपन 10 न्यू आउटलेट्स, एस्टिमेट्स इट नीड्स 50 न्यू सेल्स स्टाफ। तो यहाँ पे कंपनी और 10 आउटलेट निकाल रही है। ठीक है, समझो कोई फूड चेन है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे पर्टिकुलर आउटलेट्स होते हैं उनके, तो समझो 10 नए आउटलेट्स वो लोग निकाल रहे हैं, तो उस 10 आउटलेट्स के लिए उनको 50 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए उनको 50 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने एनालाइज कर लिया कि इतनी जगह खाली है और उसके लिए हमें इतने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गई कि पहले आपको एनालाइज करना है कि कौन से पोजीशन पे चाहिए, कितने हमें एम्प्लॉयज चाहिए, क्या उनके स्किल्ड होने चाहिए, अनस्किल्ड होने चाहिए, सेमी स्किल्ड होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिसाइड कर लेते हैं पहले स्टेप में। एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें कैसा एम्प्लॉय चाहिए, हमें क्या चाहिए एम्प्लॉय से, ये हम पहले स्टेप में कर लेते हैं। फिर है रिक्रूटमेंट, सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स। तो हम सेकंड स्टेप में ढूंढने लग जाते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, अभी हमें पता तो चल गया हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, हमें कैसे टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, हमें कौन से पोजीशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो हमें फर्स्ट स्टेप में पता चल गया। अब हम ढूंढने लग जाते हैं एम्प्लॉयज को। तो ढूंढने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो पहला रास्ता है इंटरनल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखो कि किसी का ट्रांसफर करा के ले सकते हैं क्या, कोई दूसरे पर्टिकुलर हमारे ही कंपनी का है, दूसरे स्टेट में है, दूसरे सिटी में है, वो ट्रांसफर करा के ले सकते हैं क्या, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग हो रहे हैं, या फिर वहां पे कोई एक्स्ट्रा आ रहा है ना, कोई वहां पे अलग से रिक्रूट किया जा रहा है, तो उधर का जो स्टाफ है वो इधर ले लेता है, उसको ट्रांसफर कहेंगे। ठीक है, प्रमोशन मतलब आप और उसको सुपरवाइजर को मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बना रहे हो, मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, एक पोजीशन और ऊपर लेके आ रहे हो। ठीक है, तो बहुत केसेस में प्रमोशन भी कराते हैं पर्टिकुलर पोजीशन को भरने के लिए। समझो मैनेजर की जरूरत थी तो असिस्टेंट मैनेजर को ही मैनेजर बना दिया, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिक्रूटमेंट निकाला कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए नया इंसान हम लेके आएंगे, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर तो हमारे पास था वो 5 साल से था, उसके पास बहुत सारा नॉलेज एक्सपीरियंस है, वो मैनेजर के जगह के लिए बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक पहला तरीका हो गया पोजीशन को फिल करने का। फिर है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वे में हम बाहर से लोगों को लेके आते हैं। ठीक है, एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में एड्स डाले जाते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे सोशल मीडिया है, अभी हर जगह पे एड्स डाले जाते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, हम इतना इतना पे करेंगे। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है। आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, मास्टर्स वगैरह करोगे, तब आप खुद भी नोटिस करोगे आपका जो कैंपस होगा, आपका जो कॉलेज होगा, सीनियर कॉलेज, वहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है। आपका जो भी कोर्स होगा, कोर्स खत्म होने के बाद आपके कोर्स के लिए, है ना, आपके कोर्स के बच्चों के लिए कोई ना कोई जॉब ऑफर आता है, और पर्टिकुलर आपको जॉब के डिटेल्स दिए जाते हैं, और आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको ये पर्टिकुलर जॉब का इंटरव्यू देना है कि नहीं। और इंटरव्यू के राउंड होते हैं,
डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कितने राउंड होते हैं, कैसे राउंड होते हैं, और उस राउंड में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो आपको हायर कर लेते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हो कंपनी, ठीक है, तो आप उधर के एम्प्लॉइज बन जाते हो, स्टाफ बन जाते हो, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, कैंपस रिक्रूटमेंट। एजेंसीज होती है काफी सारे, एजेंसीज के थ्रू पता चलता है, क्योंकि एजेंसी हमें हेल्प करते हैं। एजेंसी इज बेसिकली आउटसोर्स किया हुआ होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी को बताती है कि हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, एजेंसी बाकी लोगों से, इंडिविजुअल से कनेक्टेड होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की इतनी नीड है, रिक्वायरमेंट है, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये सारी चीजें होती है रिक्रूटमेंट में। आई होप आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स है, इसमें आप एक्सटेंड करके अपने वर्ड में लिखोगे तो बहुत अच्छा पेपर लिख पाओगे, बहुत इजीली आप लिख पाओगे। यहाँ पे आप जितना अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा कैप्चर कर पाओगे, उतना ज्यादा आप अच्छा बेटर लिख पाओगे एग्जाम में, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और भी आगे के स्टेप्स है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम बढ़ते हैं आगे के स्टेप्स के पास। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के स्टेप्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, देखो स्टेप 3 सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट थ्रू टेस्ट, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। तो हम इन सारे कैंडिडेट में से जो हम रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, जो बाहर से या फिर विद इन अवर ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, उसमें से हम चूज करते हैं कि हमारे जॉब रोल के लिए, पोजीशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट, सुटेबल कैंडिडेट हर एक एस्पेक्ट में, फिर वो क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कैपेबिलिटी हो, तो वो सारी चीजों को एनालाइज करके हम देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारे और पोजीशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा। तो हम सिलेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, असाइनिंग द राइट जॉब टू द राइट कैंडिडेट, ये हो जाता है प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन होता है इंट्रोड्यूसिंग कंपनी पॉलिसीज एंड रूल्स। तो प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक राइट पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए एक राइट कैंडिडेट, सुटेबल कैंडिडेट चूज किया जाता है, उसको प्लेसमेंट करेंगे। ओरिएंटेशन मतलब जब कैंडिडेट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, तब हम उनको थोड़ी शुरुआत में थोड़ी देर ओरिएंटेशन देते हैं, ठीक है, हम उनको नया नया जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, उनको थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, फेमिलियर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, ये जॉब मतलब ये पोजीशन में ये इंसान काम करता है, सब पे थोड़ा सा फ्रेंडली कर देते हैं, थोड़ा हमारा एनवायरमेंट का एक आउटलुक दे देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे होता है चीजें, ठीक है, जब नए नए कैंडिडेट्स आते हैं तब, ठीक है, उनको बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बारे में, उनके नॉर्म्स, कंपनी के पॉलिसी, प्रिंसिपल्स, रूल्स क्या है वो बताते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा फ्रेंडली कराते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। फिर स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो नया नया एम्प्लॉय जब आता है तो उसको उस जॉब रोल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि इस काम को आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या जॉब रोल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको एक पता, एक आइडिया होना चाहिए कि, ठीक है, एक आउटलुक होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ये काम इस पर्टिकुलर जॉब रोल में हमें क्या करना है, ठीक है, क्या हमें उनको सर्व करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करके देना है, वो हमें एक आइडिया होना चाहिए। कैसे करना है इस काम को, वो भी ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो एम्प्लॉय को आइडिया हो जाता है कि ये मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, इसको और मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे मैं और बेटर चीजें ला सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, और क्या लेके आ सकता हूँ, वो सारी चीजें वहीं पे उसको समझ में आने लग जाती है। डेवलपमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ये हर एम्प्लॉय का होता है, नया एम्प्लॉय का ही नहीं होता सिर्फ, कि हम उनके और स्किल्स पे काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं बीच बीच में, है ना, उनको बीच बीच में ऑडिटिंग लेते हैं उनकी, ठीक है, उनको स्किल्स और उनको एक ट्रेनिंग कोर्स वगैरह कराते हैं, स्किल्स उनके एनहांस करने के लिए और बेटर करने के लिए। तो ये डेवलपमेंट में आ जाएगा कि हमारे फ्यूचर रोल्स के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, कि आगे को नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर मुझे और बेटर पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए मैं अभी से ही तैयारी करूं, अभी से ही ज्यादा अच्छे चीजें सीख लूं कि उस पर्टिकुलर पोजीशन तक मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस पीरियोडिकली। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि कैसा काम कर रहा है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी काम उसको टारगेट दिए थे उसने वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट किए क्या, कितने टारगेट अचीव किए 1 महीने में, क्या क्या चीजें की, कैसे उसका मेथड है पर्टिकुलर चीज को डिलीवर करने का,
ठीक है, मतलब समझो मार्केटिंग में है तो वो कैसे मार्केटिंग करता है, क्या ट्रिक्स को यूज करता है, कितनी सेल्स कर पाता है, कैसे सेल्स कर पाता है, ठीक है, क्या क्या आइडियाज लेके आता है बिजनेस में, कैसा उसका रिजल्ट है, कैसा आउटपुट, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर चीज में हम एनालाइज करते हैं और उसके वजह से हम उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर उनका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ग्राफ उनका हाई होते जा रहा है, अच्छा काम वो कर रहे हैं, तो हम उनको सैलरी में बढ़ा, मतलब सैलरी तो देते ही है, जो बेसिक सैलरी होती है और एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि आपने अच्छा काम किया तो आपको 10% और कमीशन दिया जाएगा, 20% कमीशन दिया जाएगा और आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें की जाती है। फिर लास्ट स्टेप है, एक स्टेप, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, मोटिवेट एम्प्लॉयज। तो हमेशा प्रमोशन और करियर ग्रोथ के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं सेमिनार्स लिए जाते हैं, है ना, कैंपेन्स वगैरह किए जाते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है उनके स्किल्स को हम और बढ़ा सकते हैं, उनको और नॉलेजेबल बनाए, है ना, और उनको क्वालिफाइड करे, ठीक है, उनको सर्टिफिकेशंस वगैरह प्रोग्राम में डाल दे, ठीक है, ताकि वो लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखे, नई चीजों को सीखे, उनमें उनको उस चीज का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, उसके लिए काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का भी स्किल डेवलप हो सके और वो ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं फायदा देगा, ठीक है। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ये आप हेडर लिखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, अंदर के कीवर्ड्स ध्यान में रखोगे, अंदर की स्टोरी आप खुद बना के लिख सकते हो, एग्जाम्पल डाल सकते हो, एक फुल स्ट्रेच एग्जाम्पल ले सकते हो। हम जब वन शॉट वीडियो करेंगे उसमें मैं पूरा एग्जाम्पल से ही कवर करती हूँ सारे कंटेंट को, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको नोट्स दिए हुए होते हैं, कीवर्ड दिए हुए होते हैं, तो वहां पे मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आपके पास नोट्स भी हो और एग्जाम्पल्स भी हो, ठीक है। तो जब हम आपका वन शॉट का वीडियो आ जाएगा, अपलोड कर देंगे हम, तब आप वो भी देखना, ठीक है, कि वो आप देखोगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू फिर से आपको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी कि क्या है कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर चीज क्या बोल रही है, और वही एग्जाम्पल्स आप पेपर में लिख सकते हो, और नहीं तो फिर वैसे सेम आपके खुद के बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जितना आप एग्जांपल्स लिखते हो कॉन्सेप्ट के साथ, पहले पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, फिर मेन कॉन्सेप्ट होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, और फिर एग्जांपल होता है, बेस्ट आंसर होता है वो, सबसे अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेबल आंसर होता है, ठीक है, तो आपको वैसे ही लिखना है। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आज के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे वो आपको सब समझ में आए होंगे। ये नोट्स आपके लिए, या इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी ये वीडियो को देखे, पढ़ सके, आपके साथ बैठ के मिलके पढ़ सके, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, ताकि आप सारे वीडियोस देख सको, नए वीडियो में अपलोड करती हूँ तब आप उसको देख सको और सारे नोट्स बना सको, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।